नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले धीरे धीरे घट रहे हैं। जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो, इसके लिए आपका एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क पहनना बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना के खतरे से आप, आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हो, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, जिसका नाम है #मास्क-पहनो-इंडिया, क्योंकि हर भारतवासी का एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है और देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घर घर राशन योजना को बड़ा झटका लगा है। ये योजना अगले हफ्ते से शुरू होने वाली थी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने इस योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के आरोपों पर एलजी दफ्तर ने बयान जारी कर सफाई दी, जिसमें बताया गया कि घर घर राशन योजना रोकी नहीं गई है, बल्कि इस फाइल को पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, क्योंकि इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी नहीं ली गई और इस योजना के खिलाफ कोर्ट में एक मामला चल रहा है। उपराज्यपाल के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि कोर्ट में चल रहे मामले के कारण इस योजना को लागू होने से रोकना समझ से परे है। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बीच रही खींचतान अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गई है। ब्लू टिक प्रकरण के बीच केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए ट्विटर को आखिरी नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर कंपनी सोशल मीडिया के लिए लागू नई शर्तों का तुरंत पालन नहीं करती तो सरकार ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ब्लू टिक पर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार का ट्विटर को नोटिस। ट्विटर पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। नए नियमों का पालन करने का आदेश। ट्विटर देश और दुनिया में एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां छोटी सी बात का असर भी कुछ ही सेकंडों में दूर दूर तक होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आम लोगों के अलावा दुनिया भर के वीवीआईपी और सेलिब्रिटीज का डेरा भी है। ये एक ऐसा जरिया है जहां ट्विटर पर मौजूद कोई भी शख्स एक दूसरे से न सिर्फ संपर्क साध सकता है, बल्कि अपने मन की बातों को भी साझा कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर भले ही शब्दों की सीमा तय की गई है, लेकिन इसी शब्द सीमा का कुछ लोग देश विरोधी साजिशों में इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस बार ट्विटर को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। और ये चेतावनी इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर सनसनी बटोरने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले लोगों ने भी इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसीलिए ब्लू टिक पर छिड़े घमासान के बीच सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया है। इस नोटिस में ट्विटर को नए नियम मानने को कहा गया है। नोटिस में जिक्र किया गया है कि ट्विटर को सोशल मीडिया के नए नियमों के हिसाब से चलना होगा। नोटिस में ट्विटर को चेतावनी जारी करते हुए यह भी कहा गया है कि अगर नए नियमों को नहीं माना गया तो ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ट्विटर पर यह कार्रवाई आईटी नियमों के तहत की जा सकती है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया के नए नियम 26 मई से लागू हैं, यानी ट्विटर को नए नियम मानने के लिए यह आखिरी मौका है। दरअसल ट्विटर और सरकार के बीच विवाद ने उस वक्त जोर पकड़ा जब बीजेपी के कई नेताओं के ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश तथ्य बताया गया था। इसी के बाद से सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी तेज हो गई। यही वजह है कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी साफ कहा है कि सोशल मीडिया का कोई भी कानून देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। आईटी मिनिस्टर ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ट्विटर को भारत के कानून में विश्वास करके ही काम करना होगा। जबकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस एक्शन को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। हाँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारे कानून और नियमों के तहत ही काम करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का दमन करने की जो कोशिश कर रही है, उससे बेटर रहेगा सरकार के लिए कि जिन मुद्दों पर उसकी बुराई हो रही है या बखी अधूरी जा रही है, उन मुद्दों का समाधान करे। दरअसल ट्विटर के खिलाफ केंद्र सरकार ने ये नोटिस उस वक्त भेजा है जब इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ट्विटर अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया गया।
हालांकि कुछ देर बाद ट्विटर ने यू टर्न लेते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल को फिर से वेरीफाइड कर दिया है। इसके साथ ही नायडू के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक भी फिर से लगा दिया है। इससे पहले ट्विटर ने वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था। मामला बढ़ा तो ट्विटर की तरफ से सफाई भी पेश की गई। वेंकैया नायडू के अकाउंट से जुलाई 2020 के बाद से कोई पोस्ट नहीं की गई है। ट्विटर की पॉलिसी के तहत वो ऐसे किसी अकाउंट से ब्लू टिक हटा सकता है जिससे लंबे समय से कोई पोस्ट नहीं की गई हो। इतना ही नहीं, ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के निजी ट्विटर हैंडल को भी अनवेरिफाइड कर दिया है। मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया गया है। इससे पहले ट्विटर ने आरएसएस के पूर्व सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी, पूर्व सर कार्यवाहक सुरेश सोनी और सह कार्यवाहक अरुण कुमार के ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया गया था। हालांकि बाद में इन सभी के अकाउंट को भी वेरीफाई कर दिया गया। यही वजह है कि ट्विटर की मंशाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी नेता सुरेश नाखुआ ने भी सवाल करते हुए लिखा, ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के हैंडल से क्यों ब्लू टिक हटाया? यह भारतीय संविधान पर हमला है। दरअसल ट्विटर पर ब्लू टिक हटाने का मतलब है कि आपका अकाउंट अनवेरीफाई कर दिया गया है। ब्लू टिक होने का मतलब होता है कि आपका अकाउंट फर्जी नहीं है और उसे सत्यापित किया जा चुका है। खास बात यह कि ट्विटर पर लाखों लोगों के अकाउंट मौजूद हैं, लेकिन कम ही अकाउंट ऐसे हैं जिन पर ब्लू टिक लगा है। भले ही ब्लू टिक के मामले में ट्विटर ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इंतजार अब ट्विटर के उस जवाब का है जो जवाब उसे केंद्र सरकार को देना है, क्योंकि सरकार ये तय कर चुकी है कि अगर ट्विटर अपनी मनमानी करता रहा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही आखिरी विकल्प बचेगी। कोरोना की दूसरी लहर का असर कम जरूर हुआ है, लेकिन इसका खतरा अभी टला नहीं। यही वजह है कि लोगों से बार बार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा। बिहार के बांका से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोरोना संकट के बीच वहां बिना काम के सड़कों पर घूम रहे कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनसे कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। इस दौरान पुलिस ने उन लोगों से कोरोना और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की कसम भी खिलवाई। हालांकि इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी मिले जो जरूरी काम से जा रहे थे। पुलिस ने जांच के बाद उन्हें जाने दिया। बिहार के बांका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लॉकडाउन के पालन का उल्लंघन करने पर पुलिस वालों ने इन लोगों से उठक बैठक करवाई। बांका पुलिस ने इन लोगों से उठक बैठक करवाई क्योंकि ये लोग बिना वजह बाहर घूम रहे थे। मध्य प्रदेश के सागर में भी लोग कोरोना नियमों को लेकर बेपरवाह दिखाई दिए। करीब 50 दिन बाद खुले बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की इतनी भीड़ जुटी कि वो सारे नियम कायदे भूल गए। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। बाजार पहुंचे तो कुछ लोग बिना मास्क के ही नजर आए। खरीदारी के लिए जुटी भीड़ को देखकर तो यही लगा कि लोगों ने अभी भी कोरोना की पहली और दूसरी लहर से कोई सबक नहीं सीखा। यूपी के फिरोजाबाद में एक कोविड अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने डांस करके खुद का तनाव दूर करने की कोशिश की। डांस करने वालों में कई डॉक्टर भी शामिल रहे, जो पीपी किट पहनकर बहुत देर तक वहां थिरकते रहे। मरीजों को गाने की आवाज से परेशानी ना हो, इसलिए लाउड स्पीकर की बजाय इन लोगों ने अपने मोबाइल से गाना बजाकर डांस किया। बताया गया कि अस्पताल में कोरोना मरीज के लिए जो आइसोलेशन वार्ड है, उससे कुछ दूरी पर बने कंट्रोल रूम के अंदर डॉक्टरों ने खुद का तनाव दूर करने की कोशिश की। कोविड हॉस्पिटल में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए डॉक्टरों ने खुद ही अपने डांस का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर से मचे कोहराम की रफ्तार थमती जा रही है और मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है जिसने कोरोना वायरस की रफ्तार पर न सिर्फ ब्रेक लगा दी है, बल्कि पूरे देश में वायरस को हराने के एक नए मॉडल की बुनियाद भी रखी है। हालात बेहद मुश्किल थे और चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में जिस तरह कोरोना संक्रमण पर काबू पाया गया, वो जंग खुद में एक मिसाल है। मध्य प्रदेश में अनलॉक प्रक्रिया तो शुरू हो ही चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ राज्य में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया जा चुका है।
मध्य प्रदेश में हारा कोरोना। एमपी का जन भागीदारी मॉडल। किल कोरोना अभियान से हारा कोरोना। कोरोना हराने का 5T मंत्र। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने देश के दूसरे सूबों की ही तरह मध्य प्रदेश में भी कोहराम मचा दिया था। हालात बेहद मुश्किल थे। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े थे। सरकार ऑक्सीजन की किल्लत से भी जूझ रही थी। ऐसे हालात में राज्य सरकार ने कोरोना को हराने का एक ऐसा मॉडल इजाद किया जिसकी बदौलत राज्य में न सिर्फ कोरोना पर काबू पा लिया गया बल्कि कोरोना की तीसरी लहर को हराने का एक रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। दरअसल कोरोना को हराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन भागीदारी मॉडल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक ये जनता का जनता के लिए और जनता के ही द्वारा कोरोना को हराने का मॉडल है। आज मैं ये कह सकता हूं कि आप सबसे मिलके अब कोरोना संक्रमण से लड़ाई जीतने के कगार पर हम पहुंच गए। उस लड़ाई में आप सबका सहयोग मिला, जनता का साथ मिला, समाज के हर वर्ग ने सहयोग किया। सारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी हों, स्वयंसेवी संस्थाएं हों, सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हों, सरकारी अमला हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस के मित्रों, अलग अलग विभागों का अमला हो, सबने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है। राज्य सरकार के मुताबिक जन भागीदारी मॉडल की बदौलत आज 30 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 1% पर आ गया है। अब मध्य प्रदेश का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है और पूरे सूबे में कोरोना के महज 14,186 एक्टिव केस ही बचे हैं। इतना ही नहीं, राज्य में रिकवरी दर 84.47% से बढ़कर 93.39% हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए। गांव में ब्लॉक लेवल तो शहरों में वार्ड स्तर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए। इतना ही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने 5T फार्मूला दिया। 5T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण और टेंडेंसी। शिवराज सिंह चौहान के इस 5T फार्मूले ने सूबे में कोरोना की डराने वाली रफ्तार पर ब्रेक लगा दी और इस फार्मूले की बदौलत जल्द ही कोरोना की दूसरी लहर पर काबू भी पा लिया गया। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के जन भागीदारी मॉडल की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। जन भागीदारी मॉडल की बदौलत मध्य प्रदेश ने न सिर्फ कोरोना पर काबू पा लिया बल्कि मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन अनलॉक कहां, कैसे, यानी अनलॉक में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, इसका फैसला लेने की जिम्मेदारी भी गांव, ब्लॉक, वार्ड, नगर और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सौंपी गई है। यानी अनलॉक की प्रक्रिया भी स्थानीय स्तर पर जो हालात हैं उसके आधार पर तय की जाएगी। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार ने अनलॉक के दौरान भी लोगों के लिए कुछ नियम का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। यानी अनलॉक होने के बाद भी राजनीतिक रैलियों, सभाओं और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। शादियों में तयशुदा संख्या में लोग शामिल होंगे। शादी में आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। बाजार खुलने पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। भीड़ इकट्ठी न हो पाए, इसके लिए धारा 144 लगी रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने अभी ये तय किया है कि सूबे में कोविड केयर सेंटर्स बंद नहीं किए जाएंगे। राज्य में हर दिन 75,000 टेस्ट किए जाएंगे। इतना ही नहीं, राज्य में किल कोरोना अभियान जारी रहेगा। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत जब हमारा अमला आपके गांव पहुंचे तो उसके साथ जरूर जाइए, ताकि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी का कोई भी प्रकरण गांव में मिले तो हम तत्काल दवाई दे सकें, उसका सैंपल ले सकें, टेस्ट कर सकें। समय पर पता लगना ही संक्रमण को रोकने का प्रभावी उपाय है।
कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने की जंग में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कड़ाई से तमाम गाइडलाइंस का पालन किया। सीएम शिवराज सिंह की सुबह की शुरुआत योग और ध्यान से होती है, तो इसके बाद अफसरों से फोन पर जन भागीदारी अभियान का फीडबैक भी लेते हैं। सूबे की जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बैठकों में निश्चित दूरी पर बैठते हैं और मुंह पर मास्क लगाते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जिस गाड़ी में सफर करते हैं उसमें सिर्फ 3 लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री, उनका ड्राइवर और शैडो पीएसओ। सीएम की कार के बीच का हिस्सा प्लास्टिक से कवर रहता है ताकि बातचीत के दौरान आगे बैठे ड्राइवर, पीएसओ और मुख्यमंत्री के बीच दूरी बनी रहे। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह के साफ निर्देश हैं कि राज्य में उनके किसी दौरे के दौरान उन्हें रिसीव करने के लिए कोई कार्यकर्ता, नेता या अफसर नहीं आएगा। यकीनन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूबे की जनता के लिए एक मिसाल कायम की है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता भी दिखाई दी। मध्य प्रदेश सरकार ने वायरस की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए एक नहीं बल्कि कई बाल कल्याण योजनाओं की शुरुआत की। राज्य सरकार ने सूबे में 300 ऐसे बच्चों की पहचान कर उनकी मदद भी करना शुरू कर दिया है। इस योजना के मुताबिक राज्य सरकार ऐसे बच्चों के लिए फॉस्टर केयर और स्पॉन्सरशिप शुरू करेगी। इन बच्चों के 21 साल के होने तक राज्य सरकार उन्हें हर महीने 5,000 रुपए बतौर सहायता राशि देगी। 173 बच्चों को ये सहायता राशि दी भी जा चुकी है। इसके अलावा इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और फ्री राशन दिया जाएगा। हो सके तो पैदल जरूर घूमें, व्यायाम जरूर करें। इम्यूनिटी बढ़ाने का, अपने आप को निरोग रखने का योग तरीका है। इसलिए योगाभ्यास ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक बल भी प्रदान करता है। और प्राणायाम कृपया करके जरूर करें। यकीनन राज्य सरकार के उठाए इन कदमों की वजह से मध्य प्रदेश में कोरोना पर काबू पा लिया गया है, लेकिन राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भी एहतियातन एक रोड मैप तैयार कर चुकी है। राज्य सरकार के मुताबिक भविष्य की इस रणनीति में भी जन भागीदारी मॉडल का अहम योगदान रहेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से हिंसा का दौर नहीं थम रहा। बंगाल के उत्तर 24 परगना में कुछ लोगों ने बम से हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले का शिकार हुए लोगों ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने जबरन घरों के दरवाजे तोड़ दिए और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। वहीं जिन लोगों ने इस हमले का विरोध किया, उनके साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि हमले के दौरान कुछ घरों में लूटपाट की कोशिश भी की गई। लाठी डंडा रॉड लेकर के चलाया। इसका बाद हमका इंजर्ड के हियाँ टूला। इसका बाद हियाँ धोबिका के हियाँ बम चलाया। ये अकेला पार्टी का आदमी है। कौन पार्टी? सिल्टू पार्टी का है। सिल्टू पार्टी का है। हाँ, सिल्टू का है। इसका बाद यहाँ राम बाबू कल्ला जो वहाँ बम चलाया। 11 बजे लड़का लोग ढुका था यहाँ पर ही, तोड़ने फोड़ने लगा एक भैया, भागी ने रास्ता ये भी तोड़ दिया, पूरा ईटा देके पीछे तोड़ दिया, इधर तोड़ दिया, पीछे उधर पर गैस लेके भागने लगा। ये सब दौड़ाया तो फिर बम फेंकने लगा वो लोग। वो पार्टी अगर कर भी रहे हैं टीएमसी पार्टी, तो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना गतिविधि को बढ़ा सकें, और इसमें वो इसीलिए टीएमसी पार्टी से जुड़ गए हैं और ये अपना गतिविधि को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। और जबकि वो हमें ही बोला, इसको अगर नहीं रोका गया ना तो कल जाके ऐसा हाल हो जाएगा कि पुलिस प्रशासन भी फिर कुछ नहीं कर पाएगी। और ये रोज़ रोज़ जो घटना हो रहा है, इससे आम जनता में गुस्सा बढ़ते जा रहा है। और आम जनता जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और जब प्रतिवाद करने लगेगी, उस वक्त की कोई एमएलए का भी नहीं सुनेगा, कोई एमपी का भी नहीं सुनेगा। मध्य प्रदेश के भिंड में सड़क हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई। ये हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई और कुछ ही देर में इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। ट्रक में आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और वहां मौजूद लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह से कुछ देर के लिए उज्जैन से आगर की तरफ जाने वाली सड़क भी बंद करनी पड़ी, ताकि वहां से गुजरने वाला कोई भी शख्स लापरवाही की वजह से आग की चपेट में ना आ जाए। कार में लगी आग की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। इतने में कार के टायर में धमाका हुआ और लोग सहम गए।
इस हादसे की खबर फायर ब्रिगेड को भी दी गई। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची और उसने आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि जब तक कार में लगी आग को बुझाया जाता तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। यूपी के मेरठ में पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 टैंकरों में भरा 60,000 लीटर शराब बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी पंजाब से आने वाले टैंकरों से ENA चोरी कर उससे नकली शराब बनाते थे और उसे ढाबों और होटलों में सप्लाई करते थे। आरोप है कि पंजाब से आए 2 टैंकरों से आरोपी ENA निकालकर शराब बना रहे थे। तभी पुलिस और स्वाट टीम की छापा मारा और आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि इस दौरान 3 आरोपी वहां से फरार हो गए। भारत में मुस्तैद सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में आतंकी एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। श्रीनगर के छानपोरा इलाके में तलाशी के दौरान सुरक्षा बल को एक IED बरामद की गई, जिसके बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर उसे निष्क्रिय कर दिया और इसी के साथ आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। इससे अलग राजौरी जिले में सरहद पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों की एक खेप भी सुरक्षा बल की मुस्तैदी से पकड़ ली गई। जम्मू कश्मीर से सामने आई इन दोनों घटनाओं से एक बात जरूर साफ हो जाती है कि सरहद पर बैठे आतंकियों के आकाओं के मंसूबे फिर खतरनाक होने लगे। आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। कश्मीर को दहलाने की थी साजिश। सुरक्षा बल ने IED नाकाम की। सेना की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। ये धमाका, ये गुबार उस भयानक साजिश का भी हिस्सा हो सकता था जिसका आतंकियों ने जाल बिछाया था। यहां चौकन्ने खड़े भारतीय सुरक्षा बल के जाबाज जवान आतंकियों के मंसूबों को मटियामेट करने के बाद राहत की सांस ले रहे हैं। ये तस्वीरें शनिवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सामने आई, जहां हर कदम पर मुस्तैद सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की एक बड़ी और खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया। ये इन तस्वीरों की गवाही है कि कैसे आतंक की बड़ी साजिश को भारतीय सुरक्षा बल ने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उसे नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शनिवार को छानपोरा पुलिस चौकी के पास पुलिस और सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध वस्तु बरामद हुई। मौके की नजाकत को देखते हुए सुरक्षा बल ने सबसे पहले वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया और फिर बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया और उसके बाद कैमरे में कैद हुआ ये धमाका। असल में यह धमाका उस IED को निष्क्रिय करने का था जिसे यहां बरामद करके सुरक्षा बल ने एक बड़ी आतंकी वारदात को टाल दिया। श्रीनगर में जो ये IED की घटना है, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अभी भी किसी भी सूरत हाल में टेररिस्ट नेशन का जो उसका खिताब है वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। इतनी बात करने के बाद, DGMO की श्रृंखला की बातचीत होने के बाद भी इस साल घुसपैठ तो हुआ है, उसमें कमी ज़रूर आई है क्योंकि हमारी सेना ज़्यादा सचेत है और जो बाउंड्री फेंसिंग है वो काफ़ी साझा है। सुरक्षा बल की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो से उस IED की ताकत का अंदाजा भी मिल जाता है जिसे भारत के मुस्तैद सुरक्षा बल ने वक्त रहते पहचान लिया और निष्क्रिय कर दिया। जाहिर है श्रीनगर के पास छानपोरा में जिस IED को निष्क्रिय किया गया वो किसी भी लिहाज से मामूली नहीं था। जिस तरह से ब्लास्ट करके उस IED को निष्क्रिय किया गया उससे एक बात तो साफ हो गई है कि घाटी में चंद बचे आतंकी अपना सर फिर से उठाने की हिमाकत कर रहे हैं।
जो आईडी बरामद हुई थी उससे सुरक्षा बलों को इस बात का अंदाजा लग गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका एक बार फिर से घाटी को दहलाने की गहरी साजिश रच रहे हैं। ये ताकतवर विस्फोट और धमाके के बाद उठता ये गुबार इस बात का अंदाजा देने के लिए काफी है कि पिछले कई महीनों से शांत पड़ी जम्मू कश्मीर की फिजा में एक बार फिर आतंकियों के मंसूबे सांस लेने लगे हैं। पाकिस्तान अपने टेररिस्ट गतिविधियों से बाज नहीं आने वाला और ये घटना भी उसी को उजागर करती है कि पाकिस्तान ट्राई करेगा कि किसी न किसी तरह किसी भी सूरत हाल में कश्मीर में अमन ना आए। कश्मीर की जो जनता है वो खप चुकी है पाकिस्तान की नीतियों से। पिछले एक दशक से आपने देखा है कि किस तरह से जनता रिपोर्ट देती है सुरक्षा बलों को कि कहाँ पे घुसपैठिए या टेररिस्ट छुपे हुए हैं, और किस तरह से हमने उनका खात्मा किया है पिछले कुछ सालों में, और ख़ासतौर पर पिछले 3-4 साल में। तो काफ़ी प्रोएक्टिव स्टांस में फ़ौज ने कार्रवाई की है। एक तरफ श्रीनगर के इलाके में खतरनाक और ताकतवर आईईडी का मिलना और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों खासतौर पर राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके से हथियारों की बरामदगी इस बात का साफ संकेत दे देती है कि जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंक के आकाओं ने गहरी साजिशों का ताना बाना बुना है। सुरक्षा बल ने राजौरी के थानावाल इलाके में हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है। सूत्रों के मुताबिक बरामद हथियार ड्रोन के जरिए इस इलाके में पहुंचाए गए थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर और जैश के आतंकियों तक पहुंचाया जाना था। ड्रोन के जरिए जिन हथियारों को आतंकवादियों तक पहुंचाने का प्लान था, उनमें सुरक्षा बल ने AK-47 राइफल और उसकी मैगजीन, 4 पिस्तौल और भारी तादाद में गोला बारूद और राइफल की गोलियां बरामद की गई हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान ये दिखावा कर रहा है कि वो भारत से अपने संबंध जो है ठीक करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये जो दिखावा है एक्सपोज होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये हथियारों की खेप भारत में भेजी जा रही थी। जम्मू कश्मीर में कत्ल गारत का जो सिलसिला पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा चलाया जा रहा है, उसे चालू रखने के लिए ये हथियार जो है पाकिस्तान की तरफ से कल शाम लेट ड्रोन के द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए थाना मंडी इलाके में गिराए गए। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके बाद ये हथियार जो है बरामद किए गए। 4 रिवॉल्वर हैं, एक AK-47 राइफल है, 4 रिवॉल्वर्स के साथ 8 मैगजीन्स हैं और काफी गोलियां भी साथ में हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर में लोगों की असैसिनेशन के प्लान बनाए हुए हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब दक्षिण कश्मीर के इलाके में एक कश्मीरी पंडित और बीजेपी के नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लिहाजा हथियारों की ये बरामदगी जाहिर करती है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में सक्रिय आतंकी किस तरह की साजिशों को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो घटना है वो इस बात को भी दर्शाती है कि पाकिस्तान अभी भी घुसपैठियों को पनाह दे रहा है। पाकिस्तान अभी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए काफ़ी साजो सामान और पैसे खपत रहा है कि कश्मीर में किसी तरह अमन और शांति का वातावरण जो कि बना हुआ है वो टूटे और जो भारत देश है उसको फिर वो दिखा सके विश्व के सामने कि यहाँ पर कुछ हलचल और कुछ घटनाएं हो रही हैं जो कि हमारे इमेज के विपरीत हैं। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के सामने इस बात का ढोल पीटने की फिराक में लगे हुए हैं कि वो भारत के साथ अमन की बात करना चाहते हैं और उसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना लगातार सरहद पर सीज फायर को तोड़कर हिंदुस्तान की हद में आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में नजर आ रही है, जबकि उसकी खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अमन चैन का खात्मा करने का प्लान बना रही है। और सूत्रों के मुताबिक जम्मू के राजौरी इलाके में हथियारों की बरामदगी और फिर श्रीनगर में बरामद किया गया IED इस बात की गवाही दे देता है कि पाकिस्तान के मंसूबे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से, वहां खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 51 देसी बम बरामद कर लिए हैं। ये बम बीजेपी दफ्तर के पास एक बोरी के अंदर सड़क के किनारे रखे हुए थे।
इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और बमों को बरामद करने के बाद छानबीन में जुट गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये बम वहां किसने रखे थे और इन बमों को रखने का मकसद क्या था। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये बम किसने रखा था। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी पुलिस को 41 बम मिले थे। ये बम दक्षिण 24 परगना के बुरईपुर इलाके से मिले थे। थोड़ी देर पहले ही हमें पता चला, हमारे सीनियर लीडरशिप भी पार्टी ऑफिस में ही थी। हमारे अमिताभ महामंत्री, संगठन, प्रताप दास, सभी सीनियर लीडर मीटिंग में थे और उसके बाद ही उनके निकलने के बाद ही हमें पता चला कि यहाँ पर बम मिली है। 51 बम मिली है, मीडिया के सूत्रों से हमें पता चला और उसके बाद ही हम यहाँ पर नीचे आए और देखे कि यहाँ पूरा मैसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को एक बार फिर घेर लिया। जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जिन्होंने टीएमसी का विरोध किया उन्हें हिंसा का शिकार बनाया गया। वीडियो में बीजेपी समर्थकों के टूटे हुए घरों को दिखाया गया। आरोप है कि चुनाव के बाद वहां टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों के मकान और दुकानों को तोड़ दिया। इसके साथ ही बीजेपी समर्थकों की बुरी तरह पिटाई भी की गई। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। ममता सरकार को घेरते हुए पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने वीडियो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए ममता सरकार जिम्मेदार है, जो मानवता को शर्मसार कर देगी। पश्चिम बंगाल की पुलिस भी उन लोगों का साथ दे रही है जो इस हिंसा में शामिल हैं। ये सब लोकतंत्र में वोट देने वाले विरोधियों को सजा देने और अनुशासन में रखने के लिए किया गया। कोरोना महामारी ने देश के लाखों लोगों को अपनों से दूर कर दिया। शमशान और कब्रिस्तान की भयानक तस्वीरें हम सब ने देखी। ये सच है कि अब वो दौर गुजर चुका है, लेकिन उस तबाही के निशान आज भी डरा रहे हैं। शमशानों में आज भी सैकड़ों लोगों की अस्थियां मौजूद हैं जिन्हें लेने वाला कोई नहीं आया, या शायद परिवार में कोई बचा ही नहीं। मतलब ये कि वो अस्थियां आज भी अंतिम संस्कार पूरा होने का इंतजार कर रही हैं। हालांकि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अब ये जिम्मेदारी उठा रही हैं। कोरोना का कारवां गुजरता रहा और ये मुल्क बस गुबार देखता रह गया। किसी के हाथ में कुछ नहीं था। हर तरफ मायूसी, आंसू और शमशान की चिताओं से उठती लपटें। कोरोना का वो तूफान शायद गुजर चुका है, लेकिन उसके बाद की खामोशी आज भी कब्रिस्तानों में, शमशानों में दिखाई देती है। और उन्हीं निशानों को देखने न्यूज़ 18 इंडिया की टीम दिल्ली के निगमबोध घाट पहुंची थी। बाहर जो लिखा था वो कल तक सच लगता था, आज अधूरा सा लगता है। वो इसलिए क्योंकि शमशान में आज भी सैकड़ों अस्थियां हैं जो किसी अपने का इंतजार कर रही हैं, जिन्हें प्रवाहित करने वाला या तो कोई आया ही नहीं या कोई बचा ही नहीं। अपने चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें जो हैं वो बाकी रह जाती हैं। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये अस्थि गृह है, मतलब शमशान में जिन लोगों को शवदाह कर दिया जाता है, जिन लोगों का उनकी अस्थियां लेने वाला कोई नहीं होता, तो उनको यहाँ पर ला के रख दिया जाता है। और कोरोना से पहले ये पूरा अस्थि गृह जो है वो करीबन खाली ही रहा करता था, लेकिन कोरोना के बाद हालात बदल गए। कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर एक दो नहीं, कई सारी मौतें हुई, कोई नहीं बचा जो आकर इन अस्थियों को ले जा सके। और उसके बाद से ये अस्थियां इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आए और आकर इनको ले जाके प्रवाहित करे। आमतौर पर अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को लॉकर में रख दिया जाता है। परिवार के सदस्य आते हैं, लॉकर रूम से अस्थियों को ले जाते हैं और अंतिम संस्कार की पूरी रस्म करते हैं। लेकिन कोरोना काल में तमाम अस्थियां हैं जिन्हें लेने वाला कोई नहीं आया। लंबे इंतजार के बाद तमाम अस्थियों को तो खुद शमशान प्रबंधन ने ही पूरे रीति रिवाज के साथ प्रवाहित कराया है।
सबसे बड़ा तो लॉकडाउन था, सबसे बड़ा रीजन अगर हम कहें तो हरिद्वार गणगंगा जाने का रास्ता ही नहीं थे। नंबर दूसरा रीजन मैंने बताया कि बाल परिवार में 2 डेथ हो गई, 4 हो गई, उनको संभालने वाला नहीं था। लिमिटेड बैंड में जब लोग मना कर देते हैं या बिल्कुल हम देख लेते हैं ये नहीं आएगा, तो हर महीने हमारे यहाँ से एक एम्प्लॉई जाता है गाड़ी लेके विधि विधान से हरिद्वार में या गणगंगा पे उसको प्रोवाइड कर देता है। घाट पर ही हमें हाथों में थैलियां लेकर जाते कुछ लोग दिखे। पूछा तो पता चला एक स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हैं और इन थैलियों में वो अस्थियां हैं जो आज भी प्रवाहित नहीं हो पाई हैं और एनजीओ के सदस्य पूरे विधि विधान के साथ इस काम में जुटे हैं। अंदर आए तो एक बड़े से हॉल में ऐसी सैकड़ों थैलियां मौजूद थीं। बताया गया कि एक थैली में एक शख्स की अस्थियां नहीं है, बल्कि हर थैली में दर्जनों अस्थियों को रखा गया है। यानी कोरोना का वो तूफान कितना जानलेवा था, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। मुझे बताइए सर, आप ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली भर के घाटों से जमा हुए हैं, तो इसमें ये कितना है, कितने लोगों की? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो बैग्स आप देख रहे हैं, इसमें 60 किलो, 80 किलो और 100 किलो वाले बैग्स हैं, जिसके अंदर आटा, सूजी वगैरह जो लोग आते हैं वो आते हैं। हमने उन बैग्स को लिया टॉप प्रायोरिटी के अंदर, और एक बैग्स के अंदर जो 100 किलो का बैग है उसके अंदर करीब 35 के लोगों की अस्थियां आ जाती हैं। कितने? 35 लोगों की अस्थियां एक मतलब में आ जाती हैं। एक बैग के अंदर 35 आदमी की अस्थियां हैं। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए कितने बैग्स हैं यहाँ पर? ये 170 के लगभग हमारे बैग्स। 170 बैग्स हैं, एक बैग में 35 लोगों की अस्थियां हैं और 170 बैग्स हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस छोटे से प्लेटफॉर्म में जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें सैकड़ों लोग मौजूद हैं, जिनके भाई, जिनके माँ, जिनके बाप, जिनको आप मतलब लोग आए लेकिन उनका क्रिमेशन नहीं किया किसी डर से, किसी खौफ से, जो भी चीज़ थी वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और उसकी जिम्मेदारी ली है यहाँ तक पहुँचाने की। अब ये देखिए इसके अंदर ये सिर्फ अस्थियां हैं, क्योंकि कोरोना के अंदर राख वाली नहीं आती। अच्छा। तो हमने इसको सिर्फ सीएनजी के जहाँ से या इलेक्ट्रिक वालों से जहाँ से हुआ, हमने इसको इलेक्ट्रिक वालों से लेकर के और उनको विधिवत उसी तरीके से हम लोग लेके आए। मैं अपनी टीम के जो हमारे सदस्य हैं इनका हौसला अफजाई करना ये सब लोग हैं। ये देखिए आप सोचिए, जब अपनी जान की फिक्र हो, लोग अपने अपनों को छोड़ जाते हो, अपने माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को छोड़ के चले जाते हो, उस वक्त में इन लोगों ने खड़े होकर उनका दाह संस्कार करवाया, उन लोगों ने उनकी अस्थियों को इकट्ठा किया और अब यही लोग उनको ले जाके विसर्जित करेंगे गंगा के अंदर। कहना मुश्किल है कि इन अस्थियों को लावारिस कहना ठीक है या नहीं, क्योंकि वजह लॉकडाउन भी हो सकता है, बीमारी का डर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि परिवार में अस्थियों को प्रवाहित करने वाला कोई बचा ही ना हो। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब दुआ करनी होगी कि देश में ऐसी तस्वीरें फिर कभी ना दिखाई दें। राजस्थान के जोधपुर में हुई भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से वहां सच्ची आय माता मंदिर में पानी ऐसे बहता दिखाई दिया मानो कोई झरना बह रहा हो। मंदिर की सीढ़ियों पर पानी काफी तेज रफ्तार से गिरता नजर आया। इस दौरान वहां एक आदमी भी नजर आया जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। बताया गया कि इस बार वहां बारिश समय से पहले हुई है, जिससे किसानों में भी खुशी का माहौल है। बिहार के दरभंगा में तेज आंधी और बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें भी बढ़ गईं। अचानक आई तेज आंधी और बारिश की वजह से कई पेड़ उखड़ गए, जबकि कई लोगों के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। कई जगहों पर बिजली के खंभे भी गिर गए। जानकारी के मुताबिक अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन ने मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मदद देने का ऐलान किया। अभी जो तूफान आया था उसका हम लोग आकलन अभी पता करने का प्रक्रिया रहती है। जिला कृषि पदाधिकारी से भी बोला गया है तथा सभी अंचल अधिकारियों को बोला गया है कि अपने क्षेत्रों में जांच कर आकलन, वास्तविक आकलन का और क्षति का पता कर हमें बताएंगे। तो अभी ये मतलब प्रक्रिया में है, तो जैसे ही हमें पता लगेगा तभी हम आगे आपको वास्तविक क्षति बताने के में वो संभव होगा। बिहार के अररिया में भी आई तेज आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। तेज आंधी की वजह से कई घरों की छतें उड़ गईं, जबकि पेड़ टूटकर गिरने से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। वहीं पेड़ के नीचे दबकर एक बच्ची की मौत हो गई। कई पेड़ उखड़कर सड़क पर आ गए।
जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश रुकने के बाद सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने के लिए एक क्रेन बुलाई गई और उसकी मदद से पेड़ों को हटाया गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को अहम जिम्मेदारी मिली। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के दौरान जमकर प्रचार किया था, जिसे देखते हुए पार्टी की बैठक में उन्हें महासचिव बनाने का फैसला लिया गया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अभिषेक ने युवा विंग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हैदराबाद में एक स्पेशल वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत उन छात्रों को टीका लगाया गया जो पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले हैं। इसके लिए छात्रों की पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज देखने के बाद उन्हें टीका लगाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने हीरो की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस गैंग से जुड़े लोग दवाइयों के कैप्सूल में हीरे भरकर उनकी तस्करी करते थे। गिरफ्तार लोगों के पास से लाखों के हीरे और अवैध हथियार भी बरामद हुए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कुछ रियायतों के साथ राज्य में लगे कोरोना कर्फ्यू को 14 जून तक बढ़ा दिया। इस दौरान दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि सरकारी दफ्तरों में 30% की क्षमता के साथ कर्मचारी काम करेंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एक पेट्रोल पंप के सामने जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पेट्रोल डीजल के बड़े दामों का विरोध किया और सरकार से दाम कम करने की अपील भी की। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल के गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके संसदीय क्षेत्र में लगाते हुए उनसे इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय जब उनके क्षेत्र के लोगों को उनकी जरूरत है तब वो लापता हैं। बिहार के गोपालगंज से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां कुछ लोगों ने एक शादी समारोह में जमकर हवाई फायरिंग की। कोरोना संकट के बीच उस शादी समारोह में अच्छी खासी भीड़ भी नजर आई और कुछ लोग हाथों में बंदूक लिए भी नजर आए। उन्हीं में एक शख्स ने पहले अपनी बंदूक लोड की और फिर हवा में गोली चला दी। थोड़ी देर में शादी के जश्न में डूबे लोगों के बीच उस शख्स ने दोबारा हवाई फायरिंग की। हद तो तब हो गई जब किसी ने दूल्हे को बंदूक थमाई और लोगों की भीड़ से घिरे उस दूल्हे ने भी हवा में गोली दाग दी। इस घटना का वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। पटना के दीदारगंज इलाके में कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में नहर की जमीन पर एक निजी कंपनी अवैध कब्जा कर रही है और ये आरोप भी लगाया कि पुलिस प्रशासन उस कंपनी पर कार्रवाई नहीं कर रहा। पुलिस के रवैये से नाराज निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी गई। थाना प्रभारी बर्खास्त हो। लोगों के हंगामे की खबर मिलने पर वहां प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए, लेकिन हंगामा जारी रहा। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद भी गुस्साए लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे कि इस पूरे नाला का खुदाई की जाए और अविलंब जो है अतिक्रमण मुक्त कराया जाए इस नहर को। बताया गया कि वहां जिलाधिकारी पहले ही अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दे चुके हैं, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने अभी तक उस दिशा में कार्रवाई नहीं की। अब आपको जेल से निकले नेताजी का एक जुलूस दिखाते हैं, जिसने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी। तस्वीर सामने आई है इटावा के औरैया इलाके से, जहां समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के हूटर काफिले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। असल में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें औरैया से जिला बदर धर्मेंद्र यादव जब इटावा जेल से रिहा हुए तो जुलूस की शक्ल में इटावा से औरैया तक उनका काफिला चला। उस काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी, बेहिसाब भीड़ और सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल भी शामिल थी। इस वीडियो के वायरल होते ही अब इटावा का जिला प्रशासन हरकत में आया और तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालकर धर्मेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। सरेआम उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। जेल से छूटे नेता के लिए निकला जुलूस। शक्ति प्रदर्शन का वीडियो वायरल। ये भीड़, गाड़ियों का काफिला,
और कोरोना महामारी के दौर में खुलेआम उड़ाई जाती नियमों की धज्जियां। ये तस्वीरें इटावा से सामने आई हैं, जहां जेल से छूटे जिला पंचायत के सदस्य धर्मेंद्र यादव का भीड़ ने इस तरीके से स्वागत किया है। इन तस्वीरों को देखकर कौन यकीन करेगा कि इस वक्त कोरोना महामारी का खौफ चारों तरफ है, बल्कि उसके उलट यहां तो हैसियत और रसूख की दहशत का आलम बिखरा दिखाई दे रहा है। जी हां, धर्मेंद्र यादव को शनिवार को जब इटावा की जिला जेल से रिहा किया गया तो उनके समर्थकों ने कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया मानो वो किसी राजा की सवारी निकाल रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये धर्मेंद्र यादव कौन है, जिनकी शान में ये भीड़ पलक पावड़े बिछाकर इस तरह उनका स्वागत करने पहुंच गई। उनकी शान में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला कदम ताल करता दिखाई देने लगा। दरअसल धर्मेंद्र यादव सफाई से जिला पंचायत के सदस्य थे, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ कई संगीन मामलों में उन्हें जेल भेजने के अलावा जिला बदर भी घोषित किया गया था। लेकिन ये उनकी बस एक पहचान है। इस इलाके में धर्मेंद्र यादव की पहचान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद नजदीकी नेताओं में शुमार किया जाता है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की फेसबुक प्रोफाइल पर भी धर्मेंद्र यादव नजर आते हैं। उनकी एक पहचान ये भी है कि वो पहले प्रधान भी रह चुके हैं और प्रधान के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए थे। इन तस्वीरों से हटकर यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि इटावा के जिलाधिकारी ने ये साफ कर दिया था, धर्मेंद्र यादव को अगर पुलिस जिले में पाती है तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कानून की फाइलों में बेशक धर्मेंद्र यादव के खिलाफ कैसी भी इबारत लिखी हो, लेकिन यहाँ दिख रही तस्वीर कानून की लिखी 1000 इबारतों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है।